नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे गांव दुल्लेपुरा जो खंडेला विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसकी जिला मुख्यालय सीकर से दूरी है लगभग 50 से 55 किलोमीटर के करीब। तो आज इस गांव का इतिहास जानते हैं। दुल्लेपुरा गांव के वरिष्ठ नागरिक हमारे सहयोगी हैं, तो आज इनसे जानते हैं इस गांव का इतिहास। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय। मेरा नाम कन्हैयालाल शर्मा है जी। और मैं एमए संस्कृत और एमए हिंदी से रहा हूँ और स्कूल व्याख्याता से सेवानिवृत्त हूँ। और दूसरे मेरे सहयोगी जो है वो काजला परिवार से हैं, जिनका नाम जावर सिंह जी काजला है और वे भी इस गांव के बड़े मान्य आदमी हैं। तीसरे नंबर के जो आदमी हैं वो श्याम सुंदर जी काजला हैं, जो भी इसका इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और दुल्लेपुरा के रहने वाले हैं। जी सर, बात करते हैं आपके गांव दुल्लेपुरा को लेके। इतिहास के पन्नों में इसका क्या इतिहास छपा हुआ है? इसकी स्थापना कब और किन परिस्थितियों में हुई? ऐसी मान्यता है कि बहुत पुराने समय में, आज से लगभग 10 शताब्दियों पहले, 10वीं शताब्दी के लगभग, बीकानेर के पास एक जंगल प्रदेश है, वहाँ विसलपुर नाम का कोई नगर है। वहाँ से हम ब्राह्मण जो विसल उपाध्याय कहलाते हैं, वहाँ से हम हमारे पूर्वज आए हैं और आकर के इस गांव में उन्होंने गांव के ऐसे वातावरण को देखकर, जिसके बीच में एक बड़ा तालाब है और चारों तरफ की स्थिति जो है बड़ी सुनहरी दिखाई दी, वहीं आकर के उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। और उसके बाद आसपास के लोगों से संपर्क किया तो हमारे दूसरे जो सहयोगी हैं जावर सिंह जी, उनका परिवार जो राणा नांगल से वहाँ पर काजला परिवार आया और इन दोनों परिवारों ने इस गांव की जो है स्थापना की। और उसके बाद अन्य जातियां भी, खांडेलवाल ब्राह्मण भी हैं, दूसरे अन्य पारिक भी हैं, हरिजन जाति भी है, मीणा जाति भी है और एससी के भी बहुत हैं। सब प्रकार हर जातियाँ इस गांव में निवास करती हैं। दुल्लेपुरा नाम कैसे पड़ा सर इसका? हाँ, आने वाले पूर्वजों में सबसे पहले हमारे सीफादास नाम के दादा थे, उनके एक संतान थी दूलादास। उन्होंने अपने नाम से न रख करके अपने पुत्र के नाम से इस गांव का नाम दुल्लेपुरा रखा और वो दुल्लेपुरा आज तक विख्यात है। आने वाले अन्य जातियों ने भी और सब ने उन ब्राह्मणों के, उस दूलाराम ब्राह्मण के नाम से सब प्रकार की मान्यताएं रखी और सभी जो है उसको बड़े आदर से उस गांव के नाम को मानते हैं। ये हमारी गांव की नाम है। आपका गांव बता रहे हो प्राचीन गांव है। प्राचीन गांव, जब गांव की बसौटी, गांव ब्राह्मण लोग यहाँ पे आके बसे, तो सबसे पहले कौन सी जगह स्थापना की? स्थापना में दक्षिण दिशा में हमारे पूर्वज आकर के बसे, वहीं हम बसे हुए हैं। उस समय मान लो कुछ आदमी आए होंगे, लेकिन आज हम हजारों की तादाद में हमारा परिवार बढ़ गया है। खंडेलवाल ब्राह्मण आए, वो उस गांव के मध्य में ही जाट, कुम्हार, अन्य जातियाँ सब आई और आ करके गांव के विस्तार को देखते हुए बढ़ती गई और गांव का विकास दिन प्रतिदिन होता रहा। हाँ, ये हमारे गांव का मुख्य चौक है, जिसमें पश्चिम में शनि महाराज का मंदिर है, इधर दक्षिण में सेठ माता का मंदिर है और पूरा चौक जो है चारों तरफ से जो है अलग अलग शहरों से जुड़ा हुआ है। श्रीमाधोपुर के लिए, खंडेला के लिए और इधर नीमका राणा के लिए, अन्य की चारों तरफ से जो है रोड निकल रही है। पास में ही महादेव सिंह जी विधायक का मकान है और पूरा जो है इलाका बहुत ही खुला है। महादेव सिंह ने पिछले दिनों में जो ये तोड़फोड़ हुई, उस समय इस चौक को और भी विस्तृत रूप दे दिया। पहले गांव में बिल्कुल सकड़ापन था, लेकिन अब गांव बिल्कुल चौक खुला हो गया है और सब प्रकार से गांव वाले बड़ी प्रशंसा करते हैं। गांव के पूर्व दिशा में तालाब बना हुआ है। सर, बात करते हैं इस तालाब को लेके, तो इस तालाब की किन परिस्थितियों में खुदाई की गई? इस तालाब की खुदाई करने वाले नाथूराम जी पालीवाल थे, जिनके बुढ़ापे में 60 वर्ष के बाद में उनके कोई ऐसा एक, जिसको कहते हैं कीड़ी नगरा, वो लग गया और उसके बाद में उन्होंने काफ़ी इलाज करवाया, कहीं कोई इलाज नहीं हुआ। बाद में उनको भगवान ने किस प्रकार से बुद्धि दी कि उन्होंने जो है
ये आकर के अपना श्रमदान प्रारंभ किया और 10 परात रोजाना की स्वयं अपने हाथों से खोलते थे और बराबर जो है जब तक जिए तब तक इसको चालू रखा उन्होंने। आखिरी स्थिति में भी वो बराबर रहे। एक आदमी के द्वारा किया गया ये सारा कार्य है। पहले ये जोगियों की जोड़ी के नाम से जानी जाती थी, आजकल इसको नाथू बाबा वाली जोड़ी के नाम से विख्यात कर दिया गया है और लगभग लोग नाथू बाबा के नाम से इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। आने जाने वाले लोग, देखने वाले यहाँ तक प्रशंसा करते हैं कि एक आदमी और अपनी चौथी अवस्था में इतनी सारी मिट्टी निकाल कर कैसे रख सकता है। असंभव मानते हैं लोग, असंभव करते हैं। लेकिन हम उनको स्वयं दृष्टा हैं जिन्होंने अच्छी तरह से देखा है, क्योंकि हम सर्विस लग गए थे 2072-73 के आसपास, 1972-73 के आसपास। उस समय वो बराबर इस कार्य में लग रहे थे और आखिर में 80 तक शायद वो बराबर रहे। 80 के बाद में उनका देहांत हो गया। बात करते हैं उनको जो ये तालाब खोदने का जो विचार है उनके कहाँ से आया, उनको ये प्रेरणा कैसे मिली? अब प्रेरणा तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने सब इलाज करवा लिए और बाद में इलाज के बाद में कोई ऊपर से ही उनको कोई ऐसी सद्बुद्धि मिली कि आप कोई न कोई धर्मार्थ कार्य करो। अब धर्मार्थ कार्य कहाँ, जहाँ पेट भरने का मुश्किल हो रहा था, कमाई के कोई साधन नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ दान पुण्य या धर्मशाला वगैरह या अन्य कोई ऐसा कार्य कर नहीं सकता, क्यों नहीं मैं एक पशुओं के पानी पीने के लिए एक छोटा सा तालाब बना दूं। और ये सोच करके उन्होंने इसको खोदना प्रारंभ किया, जबकि इसमें पानी भी नहीं आता था, पानी भी रास्ते से नीचे से गुजरता था, लेकिन उन्होंने प्रयास करके और ये तालाब खोदना प्रारंभ किया और बाद में ये तालाब काफ़ी बरसात में बढ़ जाता है और अच्छे तरह से जो है जीव जंतु पशु पक्षी आराम से इसमें पानी पीते हैं। प्रेरणा केवल इस वक्त पर दत्त थी उन्हें, वैसे स्वयं को किसी ने नहीं दी। पेड़ लगाए ये सारे और ये पेड़ पौधे पूरा बीका लगाया पीपा पानी का हल्का पूरा पेड़ जितने भी बड़ पीपल के पेड़ है उन्हीं के हाँ, बड़ पीपल बीका जे पानी माता माल मेल मेल ले तो गाँव और सारा ने पीपा सुखाल दो देख ले वो बीका लगाया ना तू पानी गांव का अंबेडकर चौक है। सर बात करते हैं अंबेडकर चौक को लेके, तो इसकी क्या विशेषता है? अंबेडकर सर्किल आज से लगभग 3-4 साल पहले 2023 में महादेव सिंह जी ने यहाँ के विशेषकर दूसरे नंबर पर, जिनका नंबर आता है, पहले नंबर पर यहाँ चौधरी जाती है और दूसरे नंबर पर SC जाती है और इनकी ये मांग थी कि हमारे गांव में अंबेडकर भवन होना चाहिए। तो उनकी प्रेरणा से, उनके कहने से महादेव सिंह जी ने ये अंबेडकर भवन बनाया और इनके प्रति पूरे समाज की, पूरे गांव की बड़ी आस्था है। सभी जो है आते जाते इनको नमस्कार करते हैं और पास में ही विद्यालय है, सीनियर स्कूल है, जो कि बड़ी अच्छी स्थिति में चल रही है, वो भी सब महादेव सिंह जी की देन है। और सर्किल के चारों तरफ 10 गांवों को जोड़ने वाली सड़कें हैं। श्री माधोपुर के लिए, इधर कंचनपुर के लिए, इधर अजीतगढ़ कंचनपुर जाने वाली, इधर खंडेला और दूसरी साइड में नीमका साड़ा चढ़ा आदि के लिए सब प्रकार से चारों ओर से सड़कों का जाल बिछा हुआ है। अब और अंबेडकर सर्किल वास्तव में एक बहुत ही सुंदर जगह पर स्थित है और सभी की अच्छी आस्था है। जी सर, बात करते हैं नई जनरेशन को लेके, तो नई जनरेशन अंबेडकर जी के पच्चीनों को अपने आप में, इनके विचारों को कैसे देखती है आपके गांव के? अंबेडकर जी को जो जिस भावना से, मान लो, जो देश के संविधान को जो बनाने वाले हैं, उनके प्रति सबकी श्रद्धा है। सभी लोग जो है बड़े श्रद्धा भाव से देखते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को उनका बड़ा सम्मान आदर किया जाता है और उनके लिए जो है सब प्रकार से सभी लोग बड़ा सम्मान करते हैं। और गांव में जो सर्किल है, उस सर्किल पर भी लोग बाग जो है बहुत ही रुचि से आते जाते हैं और दर्शन करके नमस्कार करते हैं। बड़ी आस्था है गांव के लोगों की। और समाज 14 अप्रैल को, हर 14 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से सर्व समाज। जी, गांव के पूर्व दिशा में प्राचीन तालाब है। सर बात करते हैं इस प्राचीन तालाब के बारे में। तो ये तालाब किन परिस्थितियों में खोदा गया, उस समय क्या परिस्थितियाँ थी और किसके द्वारा इसकी खुदाई की गई? ये तालाब
जब से हमारे पूर्वज यहाँ आकर के बसे जी। उस समय ये एक तालाब के रूप में ही था। तालाब में पानी का सहारा देख करके वे उसके नज़दीक आकर बसे थे और बाद में चारों तरफ बस्ती हो गई, लेकिन पूरब दिशा की तरफ बस्ती बहुत कम थी क्योंकि ये पूरब दिशा में ही था और गांव के चारों दिशाओं से पानी जो है कम से कम 2-2, 3-3 किलोमीटर से पानी आकर के इस तालाब में गिरता था। तो इसी सहारे से यहाँ रुके थे और उसके बाद में गांव आगे आगे बढ़ता गया और इसका विकास होता गया। यही गांव के लिए उस समय पेयजल का साधन था और बाद में गांव में कुएं वगैरह हुए, ट्यूबवेल वगैरह हुई, ये सब होती रही और इसका बार बार जो है इसकी सफाई या इसमें छोटा मोटा कार्य तो चलता रहा, लेकिन इसका पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार 2022 में महादेव सिंह जी जब मंत्री थे, किसान आयोग के अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने अपने बलबूते पर अपने खर्चे से सारा विकास करवाया। सब प्रकार से पानी की टंकी, पानी की सप्लाई और अन्य पास में शिवालय, पानी की टंकी, खुदाई, चारों तरफ की बाउंड्री वाल, ये सब महादेव सिंह जी ने करवाया। ये तालाब इतना बड़ा है कि जब बरसात में भर जाता है तो कम से कम 6 महीने तक पशुओं के लिए पीने का पानी पर्याप्त रहता है और गांव के अब लगभग मध्य में आ गया क्योंकि गांव पूर्व दिशा में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है और अब चारों तरफ अब बीच का मध्यस्थ हो गया है। पहले तो केवल पूर्व दिशा में ही था, लेकिन अब पूर्व दिशा में ज़्यादा बस्ती हो जाने की वजह से अब गांव के बीच को मध्य में आ गया, जहां से तीनों चारों सर्किल रोड निकलती है, खंडला की तरफ निकलती है, तड़ा नीम का थड़ा निकलती है, श्री महादेवपुर जयपुर निकलती है और पूरा आवागमन का साधन है। पास में ही महादेव सिंह जी का स्वयं का मकान है और उन्होंने इसका जो है बहुत अच्छी तरह से देख रेख करते हैं। गांव के पूरे गांव को पानी की सप्लाई होती है, जल पिलाते हैं जी। इस तालाब में बरसात का ही जल आता है या बरसात? हाँ, तालाब में बरसात का जल आता है। बरसात का अगर कम होता है तो ट्यूबवेल के माध्यम से भी इसमें जल डलवा दिया जाता है और पानी की व्यवस्था की जाती है पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था। हमारे गांव के पूरब दिशा में एक बहुत लंबा पश्चिम पूर्व बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा बांध है जो महादेव सिंह जी ने बनवाया है। ये बांध अगर अच्छी वर्षा हो जाती है और सारा अगर बढ़ जाता है तो आसपास के लोगों के जल स्तर, कुएँ का जल स्तर तो बढ़े ही बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ में सिंचाई का भी बहुत बड़ा साधन हो जाएगा और गांव वालों के लिए बड़ी खुशहाली का विषय है ये कि इससे गांव जो है बिल्कुल संपन्न होने की स्थिति में आएगा, क्योंकि ये कम से कम 2-3 किलोमीटर लंबा है और इसकी गहराई जो है कम से कम 10-12 फुट गहराई है और बहुत ही लंबा विशाल आकार में है। इसकी पानी की क्षमता, पानी की भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है क्योंकि बिल्कुल गांव का जो है माहौल ढाल उधर की साइड में ही है और बहुत अच्छा है। अगर ये अच्छी बरसात हुई, अच्छा हुआ तो गांव के लिए बहुत बड़ा खुशहाली का विषय होगा। सभी प्रकार की संपन्नताएँ गांव को मिलेंगी, कुओं का जल स्तर बढ़ेगा और साथ में सिंचाई की सभी व्यवस्थाएँ संपन्न होंगी। गांव के उत्तर दिशा में त्रिलोचन भारती का मंदिर है। सर, बात करते हैं इस मंदिर को लेके, तो इस मंदिर के पीछे क्या रहस्य है? इस मंदिर का मेन स्थान तो है सजाड़ा धाम, जोधपुर जिले में। वहाँ हमारे लोग जाते थे और उनका आराम आता था। वहाँ से जोत लेके पैदल यहाँ 6-7 रोज से यहाँ पहुँचे, वो जोत लेकर यहाँ मूर्ति स्थापना की उनकी। एक हमारे यहाँ सजाड़ा धाम महाराज थे, उनकी मूर्ति है। एक हमारे मठ में महाराज थे, उनकी मूर्ति, तीनों की मूर्ति है। यहाँ इसके फेरी लगाने से और फेरी लगा के नारियल धुने में देने से हर तरह की बीमारी में आराम आता है। हर तरह की जो कोई बीमारी हो तो 5-6 फेरी देने से बिल्कुल सही हो जाता है। वहाँ से इतनी दूर जोत लेके आए, किस व्यक्ति में ये चमत्कार आया, किस व्यक्ति को ये चमत्कार दिखाया? ये शीशराम है हमारे परिवार में, उसको ये दिखाया, उसने ये योजना बना के सबको ले जाकर जोत लाया। और बड़ा कोई वार्षिक मेला भी लगता है क्या? मेला नहीं लगता, भंडारा वगैरह कभी होता है, 12 महीने से एक बार भंडारा होता है, कभी जागरणा होता है, माउस पूर्णिमा। यहाँ पे कौन कौन से रोग के पेशेंट आते हैं? जैसे मानसिक रोगी आते हैं, लकवा के आते हैं और भूत प्रेत कैसी भी जो बीमारी होती है उसका उनको आराम मिलता है। उनका सीन भी लेना। यहाँ ये फेरी देते हैं, यहाँ फेरी दे आराम आता है उनको। हाँ, उनको आराम आता है, सब फेरी देते हैं। फिर नारियल है यहाँ धूनी में लगाते हैं। ये मंदिर त्रिलोचन भारती के नाम से विख्यात है, जो जिसकी स्थापना की है लगभग 10 साल हो गए होंगे। इससे पहले
हमारे गांव के बहुत से लोग बीमारी की हर व्यवस्था में जोधपुर के यहाँ जहाँ इनका मूल स्थान है वहाँ जाया करते थे और वहाँ 5-5, 4-4 रोज़ तक फेरियाँ देते थे। फेरियों से उनके लाभ होता था। फिर यहाँ के कुछ लोगों में इस प्रकार की आस्था जगी कि क्यों नहीं हम अपने इस बाबा को, अपने इस धाम को अपने घर पर ही ले जा कर के स्थापना करवा दें। आस्था सबसे बड़ी होती है, आस्था है वहाँ सब कुछ है। क्योंकि राम अयोध्या में बसते हैं लेकिन हम सबके दिल में, हम सबके गांव में हैं। उसी प्रकार इस भावना को मानते हुए हमारे उन साथियों ने उस ज्योति को, जलती हुई को अपने हाथों में लेकर अखंड ज्योति यहाँ ला कर के स्थापित की। यहाँ 3-4 यहाँ के जो अच्छे संत थे उन संतों के सानिध्य से इसकी स्थापना की गई और स्थापना करने के बाद यहाँ चारों तरफ के बहुत से इस प्रकार के बीमार लोग आते हैं और यहाँ फेरियाँ देते हैं। फेरियाँ देने से सबको लाभ होता है। बहुत बड़ा ये एक ऐसा स्थल हो गया जहाँ डॉक्टरों ने जिनको मना कर दिया, इनकार कर दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उन लोगों का इलाज भी यहाँ ये बाबा अपने आप की अपनी धूड़ी से और अपने उस एक नारियल के माध्यम से, केवल एक नारियल लेते हैं और कुछ नहीं लेते और सब प्रकार से उनको लाभ मिलता है। बहुत बड़ी आस्था का स्थान बन गया आजकल। महादेव सिंह जी ने ये पूरी छाया बढ़वा दी। गांव जो है पूरा इसमें सहयोग करता है। गांव के पूरे सहयोग से यहाँ प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से भंडारा किया जाता है। आने वाले यात्रियों के लिए जो दूर से आते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था भी गांव अपने स्तर पर जहां तक हो सके करता है और बहुत से लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। इन तीनों संतों के प्रभाव से और इनकी फेरी देने से यहाँ सब प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है और बहुत ही श्रद्धा से लोग आकर के इनको जो है फेरियाँ देते हैं। सबकी बड़ी आस्था से जो है मान्यता होती है। सभी लोग जो है इसके प्रति श्रद्धावान हैं और गांव वाले पूर्ण रूप से इसके प्रति सहृदय हैं। सब प्रकार की संपन्नताएं गांव को दे रहे हैं ये संत बाबा और सब प्रकार का आनंद है। गांव के दक्षिण दिशा में प्राचीन बालाजी महाराज की मूर्ति है, तो इस मूर्ति का इतिहास जानते हैं सर। बात करते हैं इस मूर्ति को लेके, तो इस मूर्ति के पीछे क्या रहस्य है? गांव के दक्षिण में जो बालाजी का मंदिर है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा जब गांव की स्थापना हुई थी तभी से यहाँ स्थापित था और इसके आसपास हमारे शमशान स्थल भी पास में ही थे चारों तरफ। और अब आजकल शमशान स्थल को तो जो है दूर कर दिया गया क्योंकि भगवान के मंदिर के पास उचित नहीं है। इसलिए ऐसा करके इस मंदिर का दिन प्रतिदिन उद्धार होता गया, आगे बढ़ता गया। और गांव की इतनी बड़ी आस्था है कि गांव में एक साल में एक बार मेला लगता है और एक साल जो है पूरे गांव के लिए भंडारा होता है, स्वावणी होती है और गांव वाले सब श्रद्धापूर्वक इस मंदिर को पूजते हैं, आते हैं और सब प्रकार से आराधना है। और यहाँ कुछ लोगों ने, बाहर के जो व्यापारी लोग हैं, उन्होंने भी इसके चारों तरफ का निर्माण करवाया है। एक जहांगीर साहब हैं, उन्होंने भी कई किया है। एक हमारे गांव के दूसरे काजला परिवार, महादेव सिंह परिवार में ही है, उन्होंने भी एक शिव मंदिर का पास में निर्माण करवाया है। महादेव सिंह जी ने इसका पूरा बरिंडा या इसके चारों तरफ की दीवारें और पास के जोड़े को जो है बड़ा पक्का करवाया है। ये काम बराबर होता रहता है, हर साल इसका कुछ न कुछ निर्माण करते रहते हैं। यहाँ एक बड़े प्रसिद्ध बाबा जी हैं जो बड़े श्रद्धावान हैं। लोग वो अच्छी तरह से यहाँ सेवा करते हैं और अपना एक सेवक भी रखते हैं। जो सेवक इस समय मौजूद है, बाबा जी इस समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस प्रकार की आस्था है कि ये गाँव के पूरे परिवार बड़े श्रद्धापूर्वक इसको मानते हैं। मूर्ति का कोई और चमत्कार? मूर्ति का चमत्कार यही है कि जिन्होंने इसके प्रति अपने आप को किया या इसमें पैसा लगाया, उनके पैसे की कोई कमी नहीं रही। एक तो जहांगीर साहब हैं जो पास में है, वो आती है वो बच्ची हर साल अपने पति को साथ लेकर और हर मेले में और यहाँ हर स्वावणी में बहुत कुछ कर जाती है। कभी कभी यहाँ एक बार 7 दिन का वो भागवत भी करवाया है। छोटे मोटे कार्य भी होते रहते हैं, यज्ञ भी होते रहते हैं। गांव वाले जो है पूर्ण रूप से इस भगवान हनुमान जी के मंदिर पर आश्रित हैं और भगवान का जो सबसे बड़ा श्रेष्ठ मंदिर है वो इस गांव का यही है। गुरुजी, बात करते हैं राजकाल को लेके। राजकाल में आपके गांव की क्या विशेषता रही है? हमारा गांव खंडेला रजवाड़ा के नीचे आता है और खंडेला जो है बहुत ही कहावत चली हुई है कि खंड में खंडेला एक है। वास्तव में खंडेला बहुत ही विख्यात रहा है। खंडेला में 2 राजघराने थे, बड़ा पाना और छोटा पाना। दोनों के जो है आपस में गांव बटे हुए थे।
हमारा गांव जो है छोटे पानी में आता था और हमारे दादा परदादा और बुजुर्ग पहले तो जानकारी नहीं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि वो इनको इतना मानते थे कि हमारे दूल्हेपुरा में हमारे दादाजी थे जिनका नाम भागीर जी था, वो भागीर जी अगर गांव के बारे में कुछ कह देते, या जाटू में एक मेहता जी थे जिनका नाम धुकड़ राम जी था, वो धुकड़ राम जी जो मुंह से कह देते थे, राजा उसको अब मतलब पत्थर की लकीर मानता था और राजा उनके कहने के अनुसार पूरे गांव के लिए कोई भी कार्य अगर करवाते। कभी कभी राजा के यहाँ तक सुनते हैं कि कभी कभी राजा के जो मुस्लिम परिवार के सैनिक थे वो अपने घोड़ों को जो है इनके खेतों में छोड़ दिया करते थे। पिताजी वगैरह द्वारा या दादाजी द्वारा सुना गया है कि उसकी शिकायत हम राजा के पास जाकर के करते या उनके घोड़ों को पकड़ लेते तो उस पर राजा बड़ा क्रोधित होता। लेकिन कभी कभी राजा का जो साहिब था वो यहाँ तक कह देता, नहीं नहीं, दूल्हेपुरा गांव तो ऐसा है जो पूरी जागीरी का मालिक है और भागीर दादा और यह आपके धुकड़ दादा ये तो इतने विख्यात हैं कि पूरे गांव का लगान सकुशल देते हैं। किसी प्रकार की इनकी कोई शिकायत, तत्काल उनको जो है हर प्रकार के कर से मुक्त कर दिया करते थे। राजघराने में भंवर सिंह जी नाम के राजा हुए हैं, उनके समय में इनका कार्यकाल था। तो एक बार हमारे पिताजी को और हमारे दादाजी भागीर जी को इस मामले के लिए पकड़ कर ले गए कि उनके बेटू पोतू ने हमारे घोड़ों को बांध लिया है। जब ले जाकर के उनको काट में खड़ा कर दिया तब जो है जाकर के हमारे दादाजी ने थोड़ा सा इशारा किया एक दीवान की तरफ, इस प्रकार से इशारा किया। दीवान ने तत्काल कहा, महाराज ये तो बहुत बड़े ऐसे हैं, इनकी तो जागीरी इतनी है, इन तो पूरे बाढ़ के मालिक हैं और बाढ़ जो है इस प्रकार से अपना सबसे बड़ा आय का साधन है, इनको कैसे पकड़ लिया आपने, ये तो पूजनीय हैं। ये कह करके राजा ने फिर जो है चरण छुए और दोनों दादा पोते को अब जो है इज्जत अपने घर पहुंचा दिया। तो इस प्रकार से राजघराने से बड़ा संपर्क रहा है। और जो 2-3 चौधरी गांव के थे जिनकी राजघराने में बहुत काफ़ी चलती थी, और लिखमाराम जी चौधरी, बक्साराम जी चौधरी और दुखड़ जी महता, ये तीनों तो इतने विख्यात थे राजाओं के पास में। राजाओं के खैर पूर्वजों की तो पता नहीं, लेकिन इस मतलब 19वीं शताब्दी में इनकी बड़ी मान्यता थी और सब प्रकार की इनकी प्रशंसा हम सुनते हैं। खंडेला क्षेत्र में वास्तव में दूल्हेपुरा एक गांव ऐसा है जो इस प्रकार से राजघराने में उनकी बहुत बड़ी पहुंच थी। जी जी। आपके गांव की आपके गांव की आज़ादी में क्या भूमिका रही है? आज़ादी के समय में गांव में खैर कुछ सैनिक थे जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। विशेषकर नाम तो उनके याद नहीं है, लेकिन आज़ादी के समय में उनका बड़ा सहयोग रहा है। मैं भी आज़ादी के पहले सन 1946 का सितंबर महीने का मेरा जन्म है, स्वतंत्रता पूर्व पैदा हुआ हूँ, पर मैं उस समय बहुत छोटा था। लेकिन 52 के चुनाव के लगभग उस समय तो जब से राजनीति यहाँ सक्रिय होने लगी उस समय से थोड़ा थोड़ा ज्ञान मुझे होने लग गया था। और मैंने यहाँ देखा कि सबसे पहले सरपंच के जब चुनाव हुए तो उसमें हमारे गांव के लालू राम जी, हाँ हमारे चाचा जी लालू राम जी उपाध्याय सबसे पहले सरपंच बने और उनके बाद में फिर रामनिवास जी सरपंच बने। और रामनिवास जी ने जो है 1976 तक लंबे समय तक मतलब सरपंचाई की। 1976-77 में जब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बनी, इंदिरा के सब आपस में टक्कर हुई, उस समय महादेव सिंह जी नवयुक्त थे और इन्होंने जो है थोड़ी वागडोर संभाली और ये स्वतंत्र सरपंच के चुनाव के लिए उम्मीदवार बने। और इन्होंने रामनिवास जी को 11 साल तक सरपंच रहते हुए को परास्त कर सरपंच बने। और सन 81 में जब MP का चुनाव आया, एमएलए का चुनाव आया, उस समय महादेव सिंह जी 81 में MLA। आपके गांव वाले सर्वप्रथम मताधिकार का प्रयोग कब किया था? देखो गांव वाले वैसे इतने शिक्षित तो नहीं थे और मताधिकार का प्रयोग भी जो है, लेकिन सबसे पहला जब चुनाव हुआ तो उस समय लोगों को इस प्रकार का ज्ञान दिया गया कि उस समय मतपत्र वगैरह छपे हुए नहीं थे। जी जी। केवल हाथ खड़े करके। कौन सी सन की बात है? और ये सन 52 वाले की जानता हूँ मैं, क्योंकि 50 में संविधान लागू हुआ और 52 में पहला चुनाव हुआ। उस चुनाव में जो है इस प्रकार से जो है मताधिकार का प्रयोग किया। आपके गांव की जो ग्राम पंचायत है दूल्हेपुरा ग्राम पंचायत, वो कब बनी थी?
पंचायत 52 के बाद में जब पंचायत का निर्माण हुआ उस समय बढ़ गई, और उसमें सबसे पहले जो हमारे दादा जी थे लालू राम जी, वो सरपंच बने, और वो सरपंच कुछ दिन रहे। उसके बाद में दूसरा परिवार यहाँ खंडेलवाल ब्राह्मणों का है, उन खंडेलवालों में श्री रामनिवास जी है, उनके आपस में टक्कर हुई और रामनिवास जी जीत गए। और ये इन दोनों के जीत का सिलसिला इसमें छिंतर तक चलता रहा रामनिवास जी का। छिंतर के बाद में महादेव सिंह जी एमएलए वो सरपंच बने, और उसके बाद जो है फिर तो ये मताधिकार हुए थे, होने लगे, आरक्षण हो गया। आरक्षण कभी मीणा जाति आती है तो कभी एसटी आती है तो कभी सामान्य आती है, तो उस हिसाब से गांव की जो है जी आज़ादी से लेके आज तक गांव में कितना परिवर्तन आया? आज़ादी से लेकर के गांव में, आज़ादी के समय में गांव में कोई विद्यालय नहीं था। मैं जब दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था, उस गांव पड़ता है पास में छोटा सा, उसमें एक मंदिर के अंदर छोटी सी धर्मशाला के अंदर छोटी सी स्कूल चला करती थी। दूल्हेपुरा गांव में महादेव सिंह जी या मकान के पास एक तिवारी थी, भूमिया तिवारी बोलते हैं जिसको, वो आज समाप्त हो गई। उस भूमिया तिवारी में बाहर के कोई अध्यापक आते थे और वो बच्चों को इकट्ठा करके शिक्षा के प्रति जागरूक करते थे, लेकिन शिक्षा का स्तर बिल्कुल निम्न था। हम भी जो पढ़े हैं, हमारे परिवार में ब्राह्मणों में 4 उस समय हम मास्टर बने, जो सन 65-70 के हर बार बने, चारों ही हम बाहर पढ़ करके आए। जी गांव में कोई शिक्षा का नहीं था। 5-4 गांव में जाटों में अध्यापक बने, वो भी किसी तरह से बाहर में 10वीं से आगे नहीं बढ़े हो। जी श्याम सुंदर जी जो खड़े हैं, इनके पिताजी 10वीं करके, रामनारायण जी जो है वो 10वीं करके टीचर बन गए, चिरंजी लाल जी हैं वो 10वीं करके टीचर बन गए। हम जो बाहर निकल गए, उन्होंने, मैंने लगातार एमए किया। आज कितनी प्रतिशत साक्षरता है? आज साक्षरता इतनी प्रतिशत है, 100% है दूल्हेपुरा है, हर चीज़ में है। हाँ। हमारे यहाँ की बच्चियाँ तो इतनी हैं कि आप पुरुषों से भी आगे बढ़ रही है। और शिक्षा में भी मेरा परिवार है, मेरे परिवार में मेरे 2 पुत्र वधू हैं, दोनों एमए एमएड हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों एमए बीएड हैं। तो इस प्रकार से मतलब कोई बच्चियाँ हैं मेरी, दोनों सर्विस कर रही है। जी गांव में प्राचीन काल में कृषि के उपकरण हैं, प्राचीन काल में क्या थे, आज तत्काल में क्या है? प्राचीन काल में प्राचीन सभ्यता के अनुसार गांव की सारी व्यवस्थाएं चलती थी। आज जो वातावरण बन रहा है, जो बढ़ रहा है, जो विकास हो रहा है, उसी प्रकार से गांव विकास करता जा रहा है, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। आज की स्थिति हमारे गांव की यह है कि हमारे गांव में इतने मतलब शिक्षा का स्तर है कि गांव के बच्चे बाहर तक जो है शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं। जी गांव की भौगोलिक स्थिति के बारे में क्या कहना आपका? भौगोलिक स्थिति गांव में 2000 तक भूजल स्तर अच्छा था, सामान्य था। जी तब तक गांव में जो है सब प्रकार की खेतियां, फसल बहुत अच्छी हुआ करती थी। 2000 बाद में जल स्तर नीचे गिरता गया, भौगोलिक स्थिति में बहुत अंतर आया। और वैसे कहावत यह है कि मैं कहूँगा, आपको थोड़ा भद्दा लगेगा, कि जिस समय बिजली थी, वो बिजली आती थी तो लोग कहते थे काका आ गई वो, काका गई वो, और उस आई और गई में ही उस समय हमारे परिवार के सारे बच्चे उसी खेती के जूझ रहे थे। 2000 के बाद में आज कम से कम हर परिवार में, हर जाति में लगभग 20, 30, 50 सरकारी सर्विस में चले गए। वो मतलब भौगोलिक स्थिति, उससे बड़ा पानी जाने के बाद लोगों का जो है विकास हुआ और लोग बाहर निकल गए। और आज जो है गांव इतना संपन्न है कि कोई भी घर ऐसा नहीं जिसमें 1-1.5 लाख की मासिक आय न हो। आर्थिक स्थिति इतनी सुधर गई है गांव की। बात करते हैं सर कृषि को लेके, तो प्राचीन कृषि काल के में लिए मुख्य फसल क्या थी? हाँ, और मुख्य वर्तमान में फसल, क्या फसल? हाँ, मुख्य फसल वर्षा ऋतु में बाजरा, मूंग, ग्वार, और उसमें गेहूं और जौ। जब पानी कम था कुएं में तो हम क्या करते थे कि 2-4 बीघा में तो जौ करते, गेहूं करते, बाकी 5-4 बीघा में जौ करते, क्यों जौ में पानी की कमी की आवश्यकता रहती, कम पानी की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार से फसल दोनों करते थे, लेकिन उससे कोई संपन्नता नहीं थी। गांव संपन्न नहीं हुआ, केवल पेट भरना मात्र था, केवल अपना गुजारा करना मात्र था। कोई परिवार उस समय संपन्न नहीं हुआ। 2-4 परिवार जो राजकीय कार्य में लग गए या सर्विस में आ गए, वो तो जरूर संपन्न हो गए। लोगों के पास खेती 300-300 बीघा थी, लेकिन फिर भी वो उस खेती से संपन्न नहीं हुए। उसके बाद अन्य धंधों से जो है आज पूरा गांव बहुत आपके गांव से मंत्री रहे, सरपंच रहे हैं, एमएलए हैं, प्रधान हैं, तो
आप उनको, उनके विकास को कैसे देखते हैं गाँव वाले? मैं लगभग गांव में ही रहा हूँ। गांव में ही पास में हौज है जो हमारी पंचायत में ही आता है। जी। उस हौज में मिडिल स्कूल थी। 1972 में मिडिल स्कूल बनी। जी। उसके बाद में जब सेकेंडरी स्कूल बनने का चांस आया तो 1980 में महादेव सिंह जी ने उसको सेकेंडरी का रूप दिला दिया। जी। उसी समय हॉस्पिटल की ग्रांट निकली तो महादेव सिंह ने हौज में ही, क्योंकि वो मेन रोड पे पड़ता है, इसलिए वहाँ हॉस्पिटल का निर्माण करवा दिया। उसके बाद गांव में स्कूल छोटी थी, 8वीं तक थी दूल्हापुरा में। दूल्हापुरा गांव में उन्होंने अपनी स्कूल को बढ़ाया, सेकेंडरी करवाया और सेकेंडरी करवा करके ओदवाड़ी को सीनियर सेकेंडरी करवा दिया। उसके बाद दूल्हापुरा भी सीनियर से, हर पंचायत में सेकेंडरी स्कूल बने, इसलिए दूल्हापुरा में भी बननी पड़ी। लेकिन दोनों एक ही पंचायत में 1 किलोमीटर के अंतर से ही है, लेकिन उसको भी उन्होंने बनवाया, उसको गर्ल्स के नाम से करवा दिया। बाबा विशंबर दास जी थे, उनके सहयोग से वो विद्यालय बना। महादेव सिंह ने उसमें बड़ा योग किया। गैर विशंबर दास जी कुछ निर्माण ही हो रहा था, 6 महीने ही हुए थे कि वो नवरात्रों में स्वर्गवासी हो गए। लेकिन महादेव सिंह जी ने जो ट्रस्ट बनाया, वो ट्रस्ट आज इतना बड़ा है कि पूरे हौज का जोड़ा है। वो इस बात के लिए साक्षी है कि वहाँ एक गर्ल्स स्कूल है, एक गर्ल्स कॉलेज है और एक दूसरा छात्रावास बन गया। एक अन्य और कॉलेज कौन सी है वो? बोझ। हाँ। आपका गांव भरपूर भौतिक सुविधाओं से है। जी। आपके गांव के त्यौहार हैं, जैसे मुस्लिम त्यौहार, हिंदू त्यौहार, उनके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे गांव में लगभग हमारी पंचायत में ही मुस्लिम परिवार बहुत कम है। जी। हौज में एक परिवार था, वो खडेला जा चुका। हमारे गांव में 2-3 परिवार हैं, भाईचारे से, बड़े भाईचारे से रहते हैं। वो अपने पर्व को आराम से मनाते हैं, हम हमारे को आराम से मनाते हैं। हमारे में भी वो सहयोग करते हैं, हम भी उनके पर्व में। किसी प्रकार का मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई धर्म के बारे में आपस में झगड़ते हो या कोई मनमुटाव हो। सब आपस में भाई, एक को कह करके भाई बोलते हैं। बिल्कुल इस प्रकार का सहयोग देता है। गुरुजी, आपके गांव की कोई प्राचीन सभ्यता आपके पूर्वजों से चली आ रही है, या कोई ऐसी कोई सभ्यता जो प्राचीन काल से आपके पूर्वजों से चली आ रही है, वो जीवित है या मृत हो चुकी है आज? देखो, प्राचीन के परिपाटी जो पूर्वजों की है, उनमें आज के समय के अनुसार से कुछ सुधार भी किए जा रहे हैं। जी। प्राचीन काल में कई ऐसे, जैसे विधवा विवाह है, बाल शिक्षा है, बच्चियों की शिक्षा है, ये बहुत कम थी। बच्चियों को बाहर नहीं निकलने देते थे। ये पुरानी सभ्यता की एक मतलब लांछन है जो बच्चियों को, मैंने खुद ने महादेव सिंह की दो की एक भांजी और एक बच्ची, मेरी खुद की बच्ची, सबसे पहले श्री माधोपुर सीनियर में पढ़ने के 10वीं तो में पढ़ा दी हमने। सीनियर पढ़ने के लिए वो लोगों ने बड़ी बातें बनाई, अरे भाई बाहर बच्चियाँ जाती हैं। सबसे पहले वो महादेव सिंह जी की एक बाई की बच्ची और एक खुद की भांजी, वो शुरुआत की। फिर जो पालीवाल परिवार है उसकी 2-3 बच्चियाँ, मेरे परिवार की बच्चियाँ, हम जो शिक्षक थे हमने इसको आगे बढ़ाया और बाद में आज इतनी संख्या है। मैं सन 81 में प्रमोशन होकर नुआ गया था। उस समय यहाँ हमारे यहाँ विद्यालय में, हौज में, सेकेंडरी में 5 बालिकाएँ थी और वहाँ मैंने देखा कि बच्चों से अधिक बच्चियाँ थी। झुंझुनू जिला आज से बहुत पहले से ही शिक्षित। मेरा अगला प्रश्न लेकिन आपसे उसके ये है। बाद जी, अगला प्रश्न आपसे ये है मेरा। आपका गांव खंडेला विधानसभा क्षेत्र में आता है। आपके गांव की ऐसी क्या विशेषता है जो आपके विधानसभा क्षेत्र खंडेला में अलग ही पहचान से जाना जाता है आपका गांव? ये पहचान सिर्फ महादेव सिंह जी की है। जी। उनका सबसे बड़ा विनम्र भाव, हर व्यक्ति के प्रति एक बार जिससे मिल लिए उसको भूलते नहीं। आओ चाचा जी, आओ भाई साहब, मेरे से कम से कम 1-1.5 साल बड़े हैं, लेकिन मैं परिवार में चाचा लगता हूँ। जब भी मैं आता हूँ चाचा जी कह करके बैठाते हैं, आओ चाचा जी बैठो। ये भाव उनका इतना रहा कि पूरे खंडेला क्षेत्र में उनकी ये जो है स्थिति, कुछ परिस्थितियाँ आ जाती है कभी कभी राजकाज में कि कभी कोई कमी आ जाती है और सभी एक बार आदमी जीतता रहे, ऐसी बात नहीं। लेकिन आज तक इन चुनावों में लगभग 6 बार एमएलए रह चुके, 1 बार एमपी हो गए और प्रधान 2-3 बार हो गए। परिवार में बच्चा, पत्नी, आप सब प्रधान रह लिए। तो राजनीति में मतलब उनका सबसे बड़ा मकसद अपनी सहृदयता, अपनी नम्रता, अपनी सद्भावना, अपनी याददाश्त, हर के प्रति याददाश्त इतनी कि एक बार जिससे मिल लिए उसको फिर नहीं भूलते। उसी वजह से इनके इतने जो है उनके विकास से, उनके कार्यकाल से जाना जाता है। जी।
और विकास चारों तरफ करती ही करती। जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी तरफ से, दर्शकों की तरफ से। आपने दुलेपुरा गांव का बारीकी से हमें इतिहास बताया, तहे दिल से आपको धन्यवाद मेरी तरफ से। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। माता जी नमस्ते। अभी हम पहुँचे दुलेपुरा के पूर्व एमएलए साहब, मंत्री साहब, उनकी मिसेज, पुत्र वधू के घर। तो आज इनसे भी जानते हैं दुलेपुरा गांव के बारे में। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, आपका परिचय मैडम जी। मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है। मैं पूना यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली है मैंने फाइनेंस और मार्केटिंग में। जी मेरी जो फैमिली है वो बिजनेस फैमिली है जी और शादी के बाद से फिर मेरा इन्वॉल्वमेंट राजनीति में जी मेरे ससुर जी को देखते देखते और लोगों की मांग से उसी तरफ फिर ढलता चला गया। माता जी आपका नाम? पार्वती जी। मीनाक्षी जी, आपका परिवार, आप अपने माता पिता की तरफ से बिजनेस परिवार से हो और ससुराल पक्ष में एक राजनीतिक परिवार से आते हो। जी, तो आपने ये कौन मतलब ये रास्ता चुना राजनीति वाला? ये तो गांव की तरफ से चुना गया है या एक अपने परिवार की तरफ से या अपने ससुराल पक्ष की तरफ से चुना गया है? ये मेरे ससुराल पक्ष में जो मेरे गांव वाले हैं जी जी उनकी मांग से फिर मेरा इन्वॉल्वमेंट राजनीति में उतरने का जी, उनकी जी। मांग थी कि मैं इसमें उतरूं जी। और इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करूं। जी जी और उन्होंने मेरा मतलब व्यवहार भी उन्होंने काफ़ी हद तक भांप लिया था। उस हिसाब से फिर उन्होंने मेरे को जी। ये मौका दिया कि मैं उनकी प्रतिनिधि बनूं। मैंने आपके गांव में देखा है आपके पिताजी का कार्यकाल और आपके पिताजी का जो विकास है, बहुत अच्छा विकास करा रखा है। हमारे सहयोगी गुरुजी के नेतृत्व में पूरा गांव विजिट किया है। जी। तो गुरुजी को तहे दिल से, आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं मेरी तरफ से, दर्शकों की तरफ से। थैंक यू। इन्होंने मेरे को पूरा विजिट करवाया। जी। अच्छा कार्यकाल और अच्छा विकास रहा है उनका, अच्छा विकास करवाया है। अगर बहुसे में आपके पिताजी ससुर जी हैं, पार्टी के मंत्री रहे हैं, प्रदेश वो कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भी रहे हैं शायद, और किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे जी, हैं। किसान आयोग के उनका अध्यक्ष रहे। जो कद है राजनीति में बड़ा कद आता है। जी। तो बहुसे में पार्टी आपको महिला की तरफ से कोई जिम्मेदारी दे तो खंडेला विधानसभा क्षेत्र में, तो आप खंडेला की जनता के लिए, खंडेला जो विधानसभा क्षेत्र आता है उसके लिए आप क्या करोगे? मैं अपने ससुर जी के नक्शे कदम पे चलते हुए जी जी अपने लोगों की मांग सुनूंगी जी। और मेरा सबसे पहला लक्ष्य तो यही रहेगा कि शिक्षा के इसमें मतलब हर बच्चा निःशुल्क उसको शिक्षा मिले, जी। सारी सुख सुविधाएं मिले उसको। जी और जैसे सरकार ने मिड डे मील कर रखा है वो भी काफ़ी सुचारू रूप से चलता रहे। जी और इसके साथ ही जो इसके साइमल्टेनियसली जो विकास होते रहने चाहिए, जी जी जैसे अपने स्वास्थ्य केंद्र के हिसाब से आप देख लो या जोड़े देख लो, इनका जो मेंटेनेंस होता है, रोडों का जो मेंटेनेंस होता है, या कहीं पे निर्माण होते हैं, कहीं खुर्रे होते हैं, कहीं नालियाँ होती है, तो ये मेंटेनेंस और ये विकास भी साइमल्टेनियसली काफ़ी हद तक ज़रूरी होते हैं। तो इन सब पे मैं ध्यान, मैं अलग तो ऐसे कहूँगी कि जो हमारे खंडेला कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग आते हैं वो जब भी गांव आए तो उनका जाने का मन नहीं करे, इस तरह की सुविधाएं यहाँ हो। जी शहर जाने का वापस मन नहीं करे उनका, जी। वो अपने गांव में ही बसे। जैसे मैं मेरे ससुर जी हैं, तो उन्होंने जब पहली बार सरपंच का चुनाव लड़ा जी तब उन्होंने जब वो वोट मांगने गए तो उन्होंने महिलाओं से पूछा जी कि बढ़िया मन वोट दीजिए, तो वो कि भाई मैं दे देसू तन वोट, जी। पर तू कहीं सुविधा करसी माता नहीं। जी तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक तो था को प्याऊ छुड़ा देसू, जी ठीक, जो पैसे लगते हैं पशुपालन, पशु को जो पानी पिला के लाते हैं उसमें पैसे लगते हैं, तो वो पैसे आपके छुड़वा दूंगा। और दूसरा हाथ सु चक्की कौन पीस बादू था ना, ठीक। तो उन्होंने बिजली लाई इस गांव के अंदर, तो इसी गांव के अंदर नहीं, इसी तरह से हर गांव के अंदर, कई गांवों के अंदर बिजली हुई, स्वास्थ्य केंद्र हुए, है ना। सबसे ज़्यादा काम स्वास्थ्य केंद्र के अंदर। फिर अपना ये क्या बोलते हैं, आप देख लो 8 तो बांध करवा दिए साहब ने अपने कार्यकाल में, एक एनिकेट करवा दिया, फिर ट्रॉमा सेंटर करवा दिया, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल करवा दिया साहब ने, गवर्नमेंट कॉलेज करवा दी, पीजी करवा दी, कस्तूरबा गांधी पीजी कॉलेज वो हॉस्टल करवा दिया जी। चंदा लेके सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी। इनकी मेरी जो दादी सास है उनकी इच्छा थी कि लड़कियों की कॉलेज यही, स्कूल यही हो जाए ताकि बच्चियाँ
जो पढ़ नहीं पाती, बाहर नहीं जा पाती, वो यहाँ पढ़े। तो सरकार की तरफ से शुरुआत में किसी तरह की सहायता नहीं मिली, तो इन्होंने जो सेठ होते हैं तो उन सेठों से चंदा इकट्ठा किया, गांव वालों से चंदा इकट्ठा करके ये स्कूल करवाई, फिर कॉलेज करवाई और ये सरकार को दान कर दी। और उसके बाद में ये पीजी हॉस्टल करवा दिया ताकि बच्चियां यहीं पढ़ के उनको सारी सुख सुविधा यहीं मिले। फिर गर्ल्स बॉयज़ कॉलेज करवा दी यहाँ होद में ही, फिर अपना कोटड़ी बांध करवा दिया। तो इस तरह की काफ़ी, आप जहाँ पे भी देखोगे खंडेला के अंदर तो आपको कच्ची सड़क नहीं मिलेगी, और गलती से मिल जाए तो आप बता देना, उसको भी करवा देंगे। धन्यवाद मैडम जी। शिक्षा के अंदर भी साहब ने इंग्लिश मीडियम स्कूल करवाई है, जिसमें से कई स्कूलों के जो बिल्डिंग है उनके वापस उनको क्या बोलते हैं, रेनोवेशन कह लो, या उन्हें ठंडा करके फिर से बनाने के लिए वो उनका बजट भी पास करवाया है उन्होंने, ताकि बच्चों को अच्छे मतलब अच्छी चार दीवारी के अंदर बैठ के आराम से पढ़ के वो कुछ बने, शिक्षित गांव हो, शिक्षित गांव हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके ससुर जी हैं, उनके पच्चीनों से हटकर जैसे उन्होंने 1% काम किया है, तो आप 2% आगे बढ़ना चाहते हो काम विकास के तौर पे। जी। नई सोच, नई उम्मीद। ये बिना जो बिना अपने ये क्या कहते हैं, बिना वोटर्स के ये संभव नहीं है, क्योंकि वही आपको बताते हैं कि क्या उनकी ज़रूरतें हैं। जब तक आप उनकी ज़रूरतों से वाकिफ़ नहीं होगे तब तक आप कर नहीं पाओगे उसमें सफलता। यहाँ बैठ के ये चीज़ कह देना बहुत अलग है, लेकिन आप जितना कैसे भी जनसंपर्क तो आज तो इतना आसान हो गया है, लोग फ़ोन पे भी आपसे मतलब बातचीत कर लेते हैं। जी जी। पहले तो आपको जाके मिल के ही आना होता था, जैसे बैठकों में चले गए। अब साहब का और प्रधान जी का तो ऐसा रहता है, सुबह 10 बजे निकल जाएंगे तो शाम को 6 बजे ही आएंगे। जी। आप भी देख रेख करते हो ऑफिस का? मेरा सिर्फ सोशल मीडिया का रहता है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर कहीं से कोई गांव में एक्टिव है और वो फ़ोटो भेज देते हैं तो डाल देते हैं, वरना साहब का फर्स्ट प्रायोरिटी फ़ोटो खिंचवा के भेजना बिल्कुल है ही नहीं। मैडम जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, आप युवा हो और राजनीतिक परिवार से आते हो जी, आप अपने देश में विकसित गांव, शिक्षित गांव, बीमारी रहित गांव कैसे बने? वो आपके विचार, आपको जैसे किसी ने बोल दिया कि आपको सरपंच बनाऊंगा इस गांव का मैं, गांव के लिए सबसे हट कर क्या करोगे आप उसमें? आप स्वास्थ्य केंद्र दे सकते हो। अगर आपके पास स्वास्थ्य केंद्र है तो आप वहाँ पे मशीनें लगवा सकते हो। ठीक है। अब ये भी इनके भी लेवल्स होते हैं कि अब गांव के अंदर छोटा स्वास्थ्य केंद्र होता है, तो आप खंडेला में चले जाओगे तो आपको उससे बड़ी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो इस हिसाब से आप वहाँ पे डॉक्टर्स रख सकते हो कि भाई वहाँ पे एक डॉक्टर तो रहे ही रहे, है ना। अगर आपने हॉस्पिटल डाल दिया पर वहाँ डॉक्टर नहीं है तो वो किस तरह की सुविधा हुई? जी जी, है ना। आप पार्टी, जैसे मैंने पहले भी पूछा आपको, पार्टी आला कमान आपको नेतृत्व करने का जिम्मा देती है, तो आप गांव का विकास पे कैसे फोकस करोगे बॉक्सिंग में? जैसे अभी तो जैसे मान लो हॉस्पिटल भी हो गए, छोटी मोटी सड़कें भी हो गई, शिक्षा भी हो गई, इनमें और क्या सुधार लाओगे आप? टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहती है जी। ठीक है। तो जिस तरह से अगर हमारे यहाँ पे किसी मशीन की कोई नीड है और अगर ये मशीन चाहिए, जांच के अंदर भी होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर भी हुआ, स्कूल्स के अंदर भी होती है। जैसे वो आप ये कह लो डिजिटल, आजकल सब कुछ डिजिटल हो गए हैं, बोर्ड्स वगैरह है ना। तो अगर उनकी मांग जैसे जैसे आने वाला टाइम एआई का है ना, सोशल मीडिया का, आप जैसे बता रहे डिजिटल मीडिया है, तो उस तरह से काफ़ी चीज़ें नई देखने को मिलेगी। मतलब गाँव को शिक्षित करोगे, हर प्रकार की समस्या को दूर करोगे आप। उसी पे ही रहेगा कि जिस तरह से शहरों के अंदर जो फैसिलिटीज़ मिल जाती है प्राइवेट कॉलेजेस, स्कूल्स के अंदर, वही फैसिलिटीज़ हमें गांव में किस तरह से उपलब्ध हो। जी। उस पर सरकार से बात हो, उनसे कन्विंस किया जाए उन्हें कि भाई हमें ये आप इसका बजट दें, उपलब्द करवा के दें। तो वो गांव से शहर की तरफ और खंडेला के लिए ये है, कई सालों से मांग है गोटा को सब्सिडी 100% सब्सिडी की, तो वो मांग भी हम सरकार के सामने रख रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो उसके अंदर भी सरकार हमारी सहायता करे, क्योंकि हमारे यहाँ विलुप्त होते जा रहा है। जो गोटा एक बार यहाँ की पहचान था, वो यहाँ से उठ के अब सूरत चला गया है, बेंगलोर चला गया, यहाँ से उठ के बाहर चला गया है। तो यहाँ पे वापस से वो गोटा पत्ती को
लघु उद्योग, ताकि गाँव में महिलाओं को रोजगार मिले। हाँ हाँ, जो शिक्षित महिलाएं नहीं है या फिर जो शिक्षित हैं और जो मशीनों का इस्तेमाल कर सकती हैं, उनको रोजगार मिले। घर के अंदर, घर से बाहर ना जाए, घर में ही अपना रोजगार चलाएं, अपना घर संभालें, इस तरह से। आपके ससुर जी आपको राजनीति के बारे में क्या क्या सलाह देते रहते हैं? कुछ भी सलाह नहीं देते, हमने जो भी उनको देखा है बस उसी को देख के हम उनके पद पे चलते हैं, उनके बस विचारों बस पे। बस। अब उनका ऐसा है कि मेरे घर में जो भी आए है ना, जब मेरी रिश्ता पक्का किया था तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी कि मेरे घर में जो भी आएगा उसे बिठाएगी, पानी पिलाएगी और चाय पूछेगी, और खाना खाने के टाइम आ जाएगा तो खाना खिलाएगी। यही बस, यही चीज़ करना। तो मैंने सुना है काफ़ी गांव में आपके ससुर जी की प्रशंसा की, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार से आते हैं जी, और आज भी गांव में देसी रहन सहन से रहते हैं। हम सब गांव में ही रहते हैं, देसी रहन सहन से रहते हैं, और वैसा उनमें नहीं है कि आज मंत्री एमएलए तो शहर की तरफ लाइन कर गए, वो नहीं है। जी जी जी। गाँव में लोग आराम से मतलब हमसे संपर्क कर सकें, इसलिए उन सबके पास हमारे मोबाइल नंबर्स भी हैं। फिर यहाँ घर पे रहते हैं, ताकि घर कभी बंद नहीं करके जाते, कि कोई भी आए मिलके जाना चाहे, कोई बात रख के जाना चाहे तो वो उसका काम हो जाए। आपका खंडला विधानसभा क्षेत्र है, इसकी पहचान आज वर्तमान में तो क्या है, और भविष्य में आला कमान आपको सौंपती है और जनता आपका समर्थन करती है, भगवान से उम्मीद है कि आप बने, भविष्य में आपका उज्जवल हो, तो आप किस ओर ले जाना, क्या विशेषता दिलाना चाहते हो खंडेला को, ताकि पूरे राजस्थान में नहीं, देश में नहीं, विश्व में इसकी पहचान हो लग? जब तक यहाँ पे आप रोजगार नहीं पैदा करोगे, तब तक यहाँ पे बसावट जो है, जो बाहर जाती जा रही है ना, वो यहाँ पे रुकेगी नहीं, है ना। तो यहाँ पे एक ही हम कर सकते हैं कि यहाँ पे रोजगार जितना ला सकें वो यहाँ पे लेके आए। जैसे कई लोगों की मांग है, तो मुझे पता है गोटापत्ती इस उद्योग में काफ़ी लोगों की रुचि है और वो वापस इसको जीवन देना चाहते हैं, इस उद्योग को। तो उनका ये है कि सरकार हमें सब्सिडी दे। तो हम यही मांग करते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आरएलपी की आती है, जो भी आती है, हम उनसे यही मांग करते हैं कि आप हमारे खंडेला को वापस से गोटापत्ती के अंदर 100% सब्सिडी दें और लोगों के हाथ मजबूत करें कि वो अपना घर इस महंगाई के अंदर चला सकें। हमारा ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे कई बांध हमने बनाए हुए हैं, कई जीर्णोद्धार किए हैं, और तो वहाँ पे हम पर्यटक को बढ़ावा देंगे, जिससे कि जो बाहर के विदेशी लोग हुए या जो बाहर के स्टेट्स के जो लोग यहाँ पे आएंगे, तो उससे हमारे यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका काफ़ी बढ़ावा राजस्व आएगा। जी बिल्कुल, राजस्व आएगा, और हम काफ़ी जो लघु उद्योग हैं उनको भी काफ़ी बढ़ावा देंगे। मेन मुद्दा है आपका छोटे लघु उद्योग लगाना, टूरिज्म है, और जितने भी सरकार की तरफ से अगर कोई फैक्ट्रीज वगैरह उनके अंदर हुए, लघु उद्योग हुए, फिर जैसे पर्यटक हुआ, है ना, इसको बढ़ावा देने की हमारी इच्छा है। बेरोजगारी को मुक्त करना आपका मेन उद्देश्य ये है। मेन उद्देश्य वो आप शिक्षा दोगे और उनको यहाँ पे रहने की प्रेरणा दोगे कि भाई यहाँ पे आप रह सकते हो, कितनी अच्छी जगह है, तो वो ऑटोमेटिक वो बेरोजगारी तो जाती ही दिखेगी जी। और यही वो हमसे उम्मीद रखते हैं, मुझसे और प्रधान जी से, कि हम भी भविष्य के अंदर लोगों की बात सुन के उनके कहे अनुसार काम करें। ये और दुलेपुरा में मुझे बहुत प्यार मिला है, मतलब मैंने जो ये पंचायत समिति का जो चुनाव लड़ा था वार्ड नंबर 12, जो मेरा खुद का ही गांव है, ये लोगों ने ही लड़वाया मुझे, और उन्होंने ही साहब से कहा था कि मीनाक्षी को लड़ाओ आप और वो अच्छा चुनाव निकालेगी, तो उनके कहने पे ही फिर मुझे ये चुनाव लड़ाया गया था। और हमारी पंचायत मतलब हमारे खंडेला के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से फिर मेरी जीत हुई थी यहाँ से। दर्शकों, ये था गांव अपना दुल्लेपुरा।